हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 5 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन 5 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड बाय 12%। अब जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये जो हमारा रेट है उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो दिस विल बी -12% ड्यूरिंग 1998 की बात हो रही है। देन इंक्रीज्ड बाय 8% ड्यूरिंग 1999। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वो इंक्रीज हो गई, मतलब ये हम प्लस लेंगे 8%। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998 इफ एट द एंड ऑफ 1919 इट्स पॉपुलेशन इज। तो हमें 1999 की पॉपुलेशन गिवन है, 1998 की पॉपुलेशन हमने निकालनी है। फॉर्मूला आप देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला एक ही है, उसी को थोड़ा सा चेंज किया गया है। या तो आप n ईयर्स आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा लो या फिर n ईयर्स बिफोर वाला फॉर्मूला लगा लो। सो अब जैसे हमें 1999 की पॉपुलेशन गिवन है, तो हमने निकालनी किसकी है, 1998 की। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अभी हम करंट 1998 में हैं, तो ये हमारी करंट पॉपुलेशन हो गई। इसको करंट पॉपुलेशन ले लेते हैं। किसी को भी आप करंट ले सकते हो, चाहे 1999 की ले लीजिए, चाहे 8 की ले लीजिए। तो करंट पॉपुलेशन हम ले रहे हैं 1998 की, दैट इज P, ये हमने निकालनी है। सो पॉपुलेशन आफ्टर या पॉपुलेशन इन 19 एंड ऑफ 1999, ये हमें पॉपुलेशन गिवन है 285120। तो अब देखिए 2 साल हो गए, एक तो 1998 की बिगनिंग में हमें पॉपुलेशन जो है वो पूछी है, तो एक तो 1998 में पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो गई, फिर 1999 आया तब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो ये 2 साल है। हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, पॉपुलेशन एट एंड ऑफ 1999 that will be equals to current population into 1 plus r upon 100 raised to power n। तो फॉर्मूला ये लगेगा। अब आते हैं फॉर्मूला में चेंजेस पे। अब देखिए यहाँ पे दोनों साल का अलग अलग हमें रेट ऑफ ग्रोथ गिवन है, मतलब एक पहले साल पॉपुलेशन कम हो रही है, अगले साल बढ़ रही है। तो पहले साल के लिए n की वैल्यू 1 और पहले साल में जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, तो हम यहाँ पे r क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये बन गया 1 माइनस r1 अपॉन 100 रेज टू पावर 1 इंटू अगले साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो प्लस इसका भी n की वैल्यू 1। तो एट द एंड ऑफ 1999 हमें पॉपुलेशन गिवन है 285120। करंट पॉपुलेशन हमारी ये है 1 माइनस r1 that is 12 upon 100 into 1 plus r2 8 upon 100। P 100 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 100 माइनस 12, इधर भी हमने 100 एलसीएम ले लिया, 100 प्लस 8। तो ये आ गया 88 upon 100 एंड दिस इज 108 अपॉन 100। हमें P की वैल्यू निकालनी है। 100 इधर चला जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई और ये वाला 100 भी मल्टीप्लाई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 88 इंटू 108। तो न्यूमिनेटर इधर जाके डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर उधर जाके न्यूमिनेटर बन गया। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 285120 1 2 3 4। चलिए इसको डिवाइड करते हैं 88 से, जो आंसर आया उसको डिवाइड करेंगे 108 से। तो पॉपुलेशन आ गई 3 लाख।
तो अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि हमने करंट पॉपुलेशन 1998 ही क्यों ली है, 1999 क्यों नहीं ली। अब देखिए, अगर आप करंट पॉपुलेशन 1999 वाली लोगे तो हमें उससे पीछे वाली पॉपुलेशन निकालनी है 1998 की। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n ईयर्स बिफोर वाला या अगो जिसको बोलते हैं, जो ये वाला फॉर्मूला होता है अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे कि 1998 की पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू ये पॉपुलेशन अपॉन 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि पहले साल पॉपुलेशन कम हो रही है। तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा, तो उसको आप ऐसे करेंगे। Question number 6. A sum of money invested at compound interest amounts to 16,500 in 1 year and 19,965 in 3 years. कुछ पैसे हमने इन्वेस्ट किए जो 1 साल के बाद इतने बन गए और 3 साल के बाद इतने बन गए। मतलब ये हमें अमाउंट गिवन है आफ्टर 1 ईयर, ये अमाउंट गिवन है आफ्टर 3 ईयर्स। फाइंड द रेट परसेंट एंड ओरिजिनल सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। दो चीज़ें निकालनी है, एक रेट निकालना है, एक कितने पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो दो सिनेरियोज गिवन है, दो अमाउंट वैल्यूज गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो अमाउंट किसके इक्वल होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब पहले साल की बात हो रही है फॉर फर्स्ट ईयर। अमाउंट कितनी गिवन है 16,500, रेट हमें नहीं पता, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 क्योंकि पहले साल की बात हो रही है। तो इसमें कितना आ गया 16500। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1। तो यही आ गया, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमें थर्ड ईयर की बात बोलिए कि थर्ड ईयर में अमाउंट कितनी है 19,965। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, n कितना हो जाएगा 3 क्योंकि 3 साल के बाद ही अमाउंट बन रही है। तो फॉर्मूला हमारा a इजिकल्स टू p 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, p 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 3। अब एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। हमारे पास p भी नहीं है, r भी नहीं है। अब सॉल्व कैसे करें, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 2 बाय 1। इस सेकंड को 1 से डिवाइड करेंगे, 19965 अपॉन 16500। इधर क्या आ जाएगा, p 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 डिवाइड बाय p 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 द 15, ये आ गया 49, 5 9 द 45, अगेन 9 पे चला गया 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 1100 और ये आ जाएगा 1331। तो इधर आ गया 1331 अपॉन 1100 इजिकल्स टू। अब देखिए इधर क्या बचा, p के साथ कैंसिल हो गया, इधर इसको 1 प्लस R बाय 100 की पावर 3 है और नीचे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1 है। बेस सेम है तो पावर्स, ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड में है, जैसे ये है a की पावर n अपॉन a की पावर m। ये क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस m। अगर आपको ऐसे एक्सपोनेंट का लॉ याद नहीं है तो आप सिंपल क्या करें, 1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर 3 है, इसको आप 3 बार लिख सकते हैं ऐसे, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस R अपॉन 100। तो ये एक इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा
अपॉन 1100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 बची। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर खत्म करना है, सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ गया एंड इस तरफ भी आपका स्क्वायर रूट आ गया। देखिए स्क्वायर रूट करने से पहले आई थिंक ये आगे भी चला जाएगा, ये 11 के टेबल पे भी कैंसिल हो जाएगा। सो इसको आप काट सकते हैं, 11 के टेबल पे चला जाएगा, ये आ गया 100, 11 वन द 11 2 1, यस ये अंडर रूट में आ गया 121 अपॉन 100 और इधर ये रूट और ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो 121 का रूट कितना होता है 11, 100 का कितना होता है 10, 1 इधर चला जाएगा तो ये 11/10 माइनस 1 हो गया इजिकल्स टू आर अपॉन 100, 10 एलसीएम 11 माइनस 10 इजिकल्स टू आर अपॉन 100, तो ये आ गया 1/10, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आर की वैल्यू आ गई 10। रेट हमें पता चल गया 10%। बट व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू, ये अभी तक नहीं पता। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये जो आर की वैल्यू 10 आई है, चाहे वो इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए चाहे वो इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, आप इसको कहीं भी पुट कर लीजिए, आपका प्रिंसिपल वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम पुट r इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या बन गया 16500 इजिकल्स टू p 1 प्लस 10 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, p 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 1 दिस इज 11/10 और 16500 इंटू 10 अपॉन आ गया 11 इजिकल्स टू p। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये चला गया 11, सो p की वैल्यू आ गई 15000, 15,000 रुपीज इज द मनी विच वॉज इन्वेस्टेड। तो 15,000 अमाउंट को 10% रेट पे रखा गया, तब वो 1 साल के बाद 16,500 हो गई और 3 साल के बाद 19,965 रुपीज। Question 7. The difference between compound interest and simple interest on 7,500 for 2 years. 2 साल के लिए जो इन दोनों का डिफरेंस है इस अमाउंट पे, मतलब ये प्रिंसिपल है, वो 12 है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 7,500, R हमने निकालना है कितने टाइम के लिए इसको इन्वेस्ट किया था, 2 साल के लिए अपॉन 100, तो ये आ गया 150 R। ये हो गई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो P कितना है 7,500, 1 प्लस आर हमने फाइंड करना है, एन कितना है 2 years माइनस 1, तो दिस इज 7,500। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का स्क्वायर, वेयर a इज 1, b is r by 100। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है r अपॉन 100 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और ये वाला माइनस 1। तो ये आ गया 7,500, ये आ गया 1,
प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 जीरोस आ जाएंगी, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया, इसको अभी मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, 2r अपॉन 100 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 7500 को पहले हम आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7500 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 234 प्लस फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए हम कर क्या रहे हैं। तो चलिए ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, 75 इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा अगर नहीं भी करना तब भी अब रहने देते हैं, चलिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 75 आर स्क्वायर अपॉन 100 आ गया, प्लस 75 इंटू 2 150 आर। तो ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 12। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करते हैं, 75 आर स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 150 आर माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 150 आर इजिकल्स टू 12। देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये कितना आ गया, 75 आर स्क्वायर अपॉन 100 इजिकल्स टू 12। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 12, ये 100 इधर चला गया, डिवाइड बाय 75। तो अब कैंसिल कर लेते हैं इसको, 5 3 था, 5 4 था, तो ये आ गया 16, आर स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें ये आर की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया आर और 16 का रूट 4, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 4%। Question 8. A sum of money lent out at compound interest at a certain rate. ना ही हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता है, ना ही हमें रेट पता है। Becomes 3 times of itself in 10 years. ये पता है कि जितनी भी वो पैसे थे वो 10 साल में कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स। इसका मतलब हमें पहला सिनेरियो क्या गिवन है कि टाइम 10 years, मान लीजिए हमारे पास P क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, वो 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब जितने वो पैसे थे उससे 3 गुना, तो 3 इंटू पी, दैट इज 3p। ये हमें पहला सिनेरियो गिवन है। अब सेकंड इसमें क्या बोला है, फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टाइम हमने फाइंड करना है, विल द मनी 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, रेट हमारा सेम है, तो कहते हैं कि वो पैसा अपने आप के 27 टाइम्स हो जाएगा, तो 27 इंटू पी। तो इतनी अमाउंट बनने में 27 टाइम्स पी बनने में कितना टाइम लगेगा, ये टोटल सिनेरियो है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें पता है, हम पहले ये वाले सिनेरियो पे आते हैं। अमाउंट किसके इक्वल होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट की वैल्यू 3p, प्रिंसिपल वैल्यू p है, 1 प्लस रेट r है अपॉन 100, कितने साल में, 10 साल में। तो ये p को इधर ले जाएंगे, क्या बचा, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 10, ये आ गया। अब सेकंड सिनेरियो पे आते हैं, अगेन हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, p 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 27 टाइम्स p, 1 प्लस आर अपॉन 100। अब हमने ये n की वैल्यू निकालनी है, तो इस p को इधर ले आएंगे,
ये आ गया 27 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो क्या करें कि हमें n की वैल्यू मिल जाए, r की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे 3 इक्वल्स टू, मतलब 3 किसके इक्वल है, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10। तो यहाँ पे 27 है, 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब लिख सकती हूँ, इजिकल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अब ये जो 3 है इसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, पुट 3 इजिकल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सिर्फ ये 3 की जगह मैंने ये पुट कर देना, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10। अब इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, 3, ये वाला 3 तो ऊपर रहेगा ना, ऐसे ये जो बेस में 3 है उसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी और उसकी पावर क्या आ गई, 3 इजिकल्स टू, इधर क्या है 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम दोनों का बेस सेम कर देंगे, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस r अपॉन 100, 10 इंटू 3 30 इजिकल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, नाउ योर बेस इज सेम, वी गेट द वैल्यू फॉर n दैट इज 30। जब बेस सेम हो जाता है या इक्वल हो जाता है तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको टाइम निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, उन सभी क्वेश्चंस में हमें बेस को सेम करना है, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब हमारा बेस सेम हो जाएगा, पावर्स हमारी इक्वल हो जाती हैं, तो n की वैल्यू वहां से आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, Mrs. Sharma borrowed a certain sum of money at 10% per annum annually। तो मिसेज शर्मा ने कुछ पैसे बोरो किए, 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। अब उसने क्या किया, सेकेंड ईयर के एंड में उसने इतनी अमाउंट पे कर दी और थर्ड ईयर के एंड में इतनी अमाउंट पे कर दी। अब हमें ये बताना है कि कितना सम उसने बोरो किया, मतलब कितने प्रिंसिपल वैल्यू उसने ली जब, तब जाकर उसने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जाकर अपना जितना भी डेट है वो क्लियर कर दिया। तो इसमें हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सेकेंड ईयर की अमाउंट गिवन है, आपको अमाउंट नहीं है, मतलब ये कुछ पैसे उसने सेकेंड ईयर के एंड में वापस किए। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले आते हैं फर्स्ट ईयर पे। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जितने भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, मैं रिकमेंड करूंगी कि जो जो चीज़ें आपको गिवन है ना, वो आप स्टार्टिंग में लिख लो। तो अभी जैसे मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, तो P हमें नहीं पता, रेट पता है 10%, टाइम कितना है 1, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, अपॉन 100। तो पहले साल का उसको इंटरेस्ट लग गया P/10। व्हाट अबाउट द अमाउंट, अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P प्लस इंटरेस्ट कितना बना, P अपॉन 10, 10 एलसीएम आ गया, ये आ गया 10P प्लस P, दिस इज 11P अपॉन 10। दिस इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, पिछले साल की अमाउंट, तो 11P अपॉन 10, रेट हमारा कितना है 10% है, टाइम कितना है 1 ईयर है, क्योंकि ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है, सिर्फ एक ही साल की बात कर रहे हैं हम। इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 11P अपॉन 10, आर की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 1 और नीचे आ गया 100। तो ये आ गया 11P अपॉन 100, ये आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब निकालते हैं अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल कितना है, 11P अपॉन 10, इंटरेस्ट कितना है 11P अपॉन 100, दोनों को ऐड करो, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 110P प्लस 11P।
ये आ गया 121p अपॉन 100. दिस इज द अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर. लेकिन इसने क्या बोला है कि सेकेंड ईयर में उसने कुछ पैसे जो हैं वो वापस किए, तो बनते इतने पैसे थे. ये जो अमाउंट है इसमें से इसने 19,360 वापस कर दिए. तो अमाउंट पेड कितनी है? 19,360 रुपीज़. अब कितनी अमाउंट बच गई जो उसको देनी है? दैट इज 121p अपॉन 100 माइनस 19360. इतनी अमाउंट अब उसको सेकेंड ईयर के एंड तक वापस करनी है. अब आ जाते हैं थर्ड ईयर पे. अब थर्ड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? जो पिछली साल की अमाउंट है वो क्या है? ये माइनस 19360. रेट हमारा 10%. टाइम कितना आ गया? 1 ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर की बात हो रही है. पहले निकालते हैं इंटरेस्ट. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P की वैल्यू 121p अपॉन 100 माइनस 19360. ये तो आ गया हमारा P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में क्या है? 100. ये इसके साथ कैंसिल हो गया. तो ये क्या बचा? 121p अपॉन ये 100 इंटू 10, ये हो जाएगा 1000 माइनस ये हो जाएगा 19360 अपॉन 10. ये कैंसिल हो गया. तो कितना इंटरेस्ट बचा? 121p अपॉन 1000 माइनस 1936. ये थर्ड ईयर का हमने क्या निकाला है? इंटरेस्ट निकाला है. अब हमने निकालनी है अमाउंट. इसकी इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 121p अपॉन 100 माइनस 19360 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 121p अपॉन 1000 माइनस 1936. अब जो p वाली वैल्यूज है उनको इकट्ठा कर लो. इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने 1000 एलसीएम ले लिया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1210p 10 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 121p माइनस इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं. 19360 प्लस 1936. ये आ गया माइनस के 21296. तो सॉल्व कर लेते हैं इसको. ये आ गया 1331p अपॉन 1000 माइनस 21296. दिस इज द अमाउंट फॉर थर्ड ईयर. अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही क्लियर्स द डेट. तो मिस्टर शर्मा ने अपना जितना भी उधार लिया था उसको क्लियर किया. कैसे? इतने रुपए पे करके 31,944. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है इट शुड बी इक्वल्स टू 31,944. ये वैल्यू हमारी वो वैल्यू है जो उसने पे किए हैं. तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना उसने अमाउंट जो है वो बोरो की. तो चलिए. तो इट मीन्स 1331p अपॉन 1000 minus 21296 is equals to 31944. plus 21296. इसमें ऐड कर लेते हैं 31944. तो ये हो गया 1331p अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 53240. यहाँ से p निकाल लेते हैं. 53240 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1331.
सो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 40,000 रुपीज। Question 10. The difference between compound interest for the year payable half yearly and simple interest on a certain sum of money lent out at 10% for a year is 15. अच्छा जी, तो इसमें बोला क्या गया है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 15 रुपीज़, रेट गिवन है, टाइम है 1 ईयर का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 15 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1 ईयर। तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली बेसिस पे है। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हाफ ईयरली लिखा हो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे ईयरली लिखा हो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमने फाइंड करना है, R की वैल्यू 10, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया P अपॉन 10। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हाफ ईयरली है, तो मैंने क्या बोला, जब भी हाफ ईयरली होता है सबसे पहले N और R की वैल्यू कैलकुलेट करो। टाइम कितना है 1 ईयर, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सो N विल बी 2। या फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो जो आपको टाइम गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी द वैल्यू फॉर N। अब आते हैं R पे। R को हम करते हैं हाफ, क्योंकि हमें ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है ये पूरे साल का गिवन होता है। अगर हम आधे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें रेट भी आधा करना होगा। तो दिस विल बी 10/2, 5%। तो वैल्यूज आ गई हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, P 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n - 1। P हमें नहीं पता, R कितना लेंगे 5 अपॉन 100, n की वैल्यू 2 - 1। तो 20 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया 20 + 1, इस पूरे का स्क्वायर -1। तो ये आ गया जी P 21/20 का स्क्वायर -1, 441/400। 400 एलसीएम ले लेंगे, 441 - 400 हो जाएगा, तो ये हो गया 41/400। ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें डिफरेंस गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, कितना 15 रुपीज़। वैल्यू पुट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 41/400 P माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू P अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 15। 400 एलसीएम आ गया, 41P माइनस 40P हो जाएगा, तो ये आ गया P अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 15। तो P की वैल्यू 15 इंटू 400, so P is 6,000 rupees. Last one is the ages of Pramod and Rohit are. Pramod 16 years का है और रोहित 18 का। In what ratio must they invest money? तो कहते हैं कि जो उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया उसकी रेशियो क्या होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कंपाउंडेड ईयरली, सो दैट बोथ गेट द सेम सम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, ताकि जब ये दोनों 25 साल के हों तो इनको जो अमाउंट मिले वो सेम मिले। तो मतलब अमाउंट ऑफ प्रमोद इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ रोहित, ये हमें पता चल गया। अब आते हैं पहले प्रमोद के केस पे। अब प्रमोद की एज कितनी है 16 ईयर्स। पैसे कब मिलेंगे उसको 25 साल में, मतलब टोटल कितने टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे निकालेंगे 25 माइनस 16, तो n विल बी 9। मान लीजिए कि ये P इनकी इन्वेस्टेड अमाउंट है जिसकी हमने इसको x ले लेते हैं क्योंकि दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। लेट
मनी इन्वेस्टेड कितनी है, ₹X। ये पहले प्रमोद का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई, X। रेट हमें गिवन है 5%। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। अमाउंट ऑफ प्रमोद लिख लेते हैं। P कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए, X। 1 प्लस कितने रेट पे, 5/100 कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। ये आ जाएगा 1/20 की पावर 9। तो दिस विल बी X। 20 एलसीएम आ गया, 20 + 1 की पावर 9। दिस इज X 21/20 की पावर 9। तो इतने अमाउंट मिलेगी प्रमोद को। अब आते हैं रोहित पे। पहले लेट जो रोहित ने मनी इन्वेस्ट की वो है ₹Y, क्योंकि दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तभी हमने उसकी रेशो निकालनी है। और एज कितनी है रोहित की, 18 ईयर्स। तो टोटल कितने टाइम के लिए वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो 25 - 18 हो जाएंगे, दैट विल बी 7 ईयर्स। प्रमोद 9 ईयर्स के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और रोहित 7 ईयर्स के लिए कर रहा है। दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है और हमने इनकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है उसकी रेशो निकालनी है। अब अमाउंट ऑफ रोहित निकालते हैं, P 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है इसकी, Y। 1 + R की वैल्यू 5/100, n कितना है, 7। तो ये 20 आ गया, 20 एलसीएम, 20 + 1, ये आ गया 21/20 की पावर 7 अमाउंट ऑफ रोहित। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 25 ईयर्स की जैसे इनकी एज हो तो इनको दे विल गेट द सेम सम, मतलब इनको जो अमाउंट मिले वो सेम मिले। तो हम बोलेंगे एट द एज ऑफ 25, तो जो अमाउंट प्रमोद को मिलेगी और अमाउंट जो है वो रोहित को मिलेगी वो क्या होगी, सेम होगी। हम दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x × 21/20 की पावर 9 = y × 21/20 की पावर 7। x को इधर ले आएंगे और y इधर, x इधर रखेंगे, y इधर ले आएंगे, तो 21/20 की पावर 7 डिवाइड बाय ये वैल्यू इधर आ जाएगी 21/20 की पावर 9। सो x/y = अब ये पावर 7 ऊपर है, 9 पावर नीचे है, तो इसको आप x से मानो कि x की पावर 7 है और x की पावर 9 है। तो ये 7 टाइम्स मतलब x × x × x, 4 5 6 7, और नीचे कितने हैं, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 7 तो कैंसिल ही हो गए, कितने बचे, 1/x² बच गया। इसी तरह यहाँ पे ये बच गया 1/21/20 का स्क्वायर। जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना कि a की पावर n/a की पावर m, तो ये किसके इक्वल होता है, a की पावर n - m। तो 7 - 9 - 2, तो उसको नीचे ले गए, नेगेटिव पावर है, इन्वर्स कर दिया। 1/21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441/400। तो x/y = ये 400 ऊपर चला गया अपॉन 441। अगर हम रेशो निकालें कि जो प्रमोद ने इन्वेस्ट किया था टू रोहित की इन्वेस्टमेंट, उनकी रेशो आ गई 400/441, P/R। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।